हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का लास्ट पार्ट। सो होपफुली आप सभी ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा। अगर आप में से किसी ने पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखा तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो आगे का हम चैप्टर चालू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। अब हम देखेंगे कि बेसिकली जो हमारा जो रेगुलेशन होता है हमारी कार्डियक एक्टिविटी का, वो किस तरीके से होता है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा जो हार्ट है वो खुद अपना फंक्शन करता है, वो ऑटो रेगुलेटेड होता है क्योंकि उसके पास स्पेशलाइज नोडल टिश्यू होते हैं। समझिए कौन सी नोडल टिश्यू। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। नोडल टिश्यू यानी SAN यानी साइनो आर्टरियल नोड और AVN आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड। जब मैंने मैकेनिज्म समझाया था आपको तो आपने देखा था जो उसके अंदर आर्ट्रिकल के अंदर और वेंट्रिकल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उन्हीं की वजह से ये ऑटो रेगुलेट होता है आपका हार्ट। आगे की बात करते हैं, स्पेशल नर्व सेंटर प्रेजेंट होता है मेडुला के अंदर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और उसका नाम होता है ऑल्बोनगेटा, जो कि मॉडरेट करता है कार्डियक एक्टिविटी को थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अभी इसको बताऊंगा, पहले से अगला पॉइंट देख लेते हैं। हॉर्मोन्स ऑफ एड्रेनल मेड्यूला ऑल्सो हेल्प इन कार्डियक एक्टिविटी। बेसिकली हमारे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, सो देखिएगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, पैरासिम्फेटिक और सिम्फेटिक। ठीक है, अब इन दोनों का ये काम होता है कि सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम तो वो नर्वस सिस्टम होता है जब कभी भी हम कोई मेहनत का काम कर रहे होते हैं, जैसे हम रनिंग कर रहे हैं। तो जो हम रनिंग कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए यानी जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन वो तेज होगा। तो जो ब्लड का प्रेशर जो तेज कर रहा है वो कर रहा है आपका सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और जो उस ब्लड प्रेशर को जो कम कर रहा है या उसी नॉर्मल स्पीड में ला रहा है वो है आपका पैरासिम्फेटिक। ये इजी है बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। अब हम देखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में कि क्या होता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। सो बेसिकली लिम्फ, as blood is flowing with pressure in arteries, some water and dissolved material seep out into the tissue spaces. This fluid is called interstitial fluid. बेसिकली जिस तरीके से हमारा जो ब्लड है वो आर्टरीज में बहता है एक प्रेशर से, ठीक है, उसमें से कुछ पानी और कुछ डिजॉल्व मटेरियल जो होता है वो निकल जाता है और टिश्यू स्पेसेस में पहुंच जाता है। ठीक है, उस फ्लूइड को बोलते हैं हम उस समय इंटेस्टियल फ्लूइड। ओके, और द पार्ट ऑफ इंटेस्टियल फ्लूइड, जो पार्ट है उस इंटेस्टियल फ्लूइड का, वो लिम्फ चैनल में चला जाता है और उसको बोलते हैं, तब हम लिम्फ बोल देते हैं हम उसे। ठीक है, जब लिम्फ से पहले होता है वो इंटेस्टियल फ्लूइड और जब लिम्फ चैनल में चला जाता है तब बोलते हैं हम उसे लिम्फ। ओके, इनके फंक्शंस देख लीजिए। बेसिकली इनके जो फंक्शंस हैं वो ये हैं कि जो एक्सचेंजेस होती हैं गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का जो एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड और टिश्यू में, बेसिकली जो एक्सचेंज होता है हमारी गैसेस का और जो न्यूट्रिएंट्स का जो एक्सचेंज होता है ब्लड से टिश्यू तक, वो ये लिम्फ ही कराता है। ठीक है, ओके, और ये रोल करता है इम्यून सिस्टम में। इम्यून सिस्टम मतलब जो भी, जैसे अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई वायरस आ जाता है तो जो उसको लड़ने की जो शक्ति देता है वो इम्यून सिस्टम देता है हमें। ठीक है, ये अच्छा, लिम्फेटिक सिस्टम में एक और ख़ास बात है, इट टेक लार्ज बायोमोलिक्यूल्स इनटू ब्लड फॉर सर्कुलेशन। ये कुछ ज़्यादा बड़े बायोमोलिक्यूल्स लेके आती है, मतलब लेके आता है सर्कुलेशन के लिए। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को, आशा करता हूँ। अब हम देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से हमने डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, इसी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम समझेंगे आसानी से। ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है बिल्कुल, लेकिन इनको इंपॉर्टेंट जरूर लगा दीजिएगा माइंड में। देखते हैं, सबसे पहले हमारा डिसऑर्डर आया आपका हाइपरटेंशन। बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन वो वाला टेंशन नहीं कि ज़्यादा टेंशन आ रही है हमें, नहीं। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, इसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, यानी हाई ब्लड प्रेशर है यानी नॉर्मल से तो ज़्यादा ही ब्लड प्रेशर होगा इसमें। ओके, अब नॉर्मल हमने देखा था सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक 120 से लेके 80
mm तक, लेकिन ये जो हाई ब्लड प्रेशर है ये होता है 140 से लेके 90 mm मरकरी तक, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। इसकी वजह से हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट डिजीज हो जाती है बहुत सारी, और ये कुछ वाइटल ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करता है, जैसे किडनी और आपका ब्रेन। ये वाली बात समझना, ठीक है। क्वेश्चन आया था यहाँ से कि हाइपरटेंशन की वजह से कौन से दो ऑर्गन आपके इफेक्ट होते हैं, तो किडनी और ब्रेन होता है आपका, ठीक है। और वो मोस्टली आपके आपके घर में जो बड़े बूढ़े लोग होंगे उनके घर पे भी उनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती होगी, ठीक है। तो इसको कम करने के लिए कुछ टैबलेट्स आती हैं मार्केट में, तो वो भी इनटेक करते होंगे वो, ठीक है। एनीवेज, आगे का डिसऑर्डर देखते हैं हम, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। नाम से पता चल रहा है इसमें ब्लड वेसल में दिक्कत आएगी। अब हमें देखना कौन से ब्लड वेसल में दिक्कत आएगी। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है CAD। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि अफेक्ट करता है उन ब्लड वेसल्स को जो कि ब्लड पहुंचा दैट सप्लाई ब्लड टू हार्ट मसल्स, ठीक है, ठीक है। यानी उन ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है जो कि ब्लड पहुंचाते हैं हार्ट मसल्स तक के लिए, ठीक है। होपफुली समझ चुके होंगे आप कौन से। आगे देखते हैं, अर्थोसेक्लोसिस। अर्थोसेक्लोसिस ये एक फॉर्म है आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज की। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली इसमें ये होता है कि इसमें ल्यूमेन ब्लड वेसल्स के ऊपर, ऑन द वॉल ऑफ ल्यूमेन ब्लड वेसल्स, डिपोजिशन आता है कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है। ब्लड वेसल्स के अंदर का भी एक वो छोटा स्ट्रक्चर होता है, यानी और डीपली स्ट्रक्चर देखते हैं उनका, तो देखते हैं ल्यूमिन, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उन्हें हम बोलते हैं ल्यूमिन। तो अगर ब्लड वेसल्स के अंदर तक डिपोजिशन आता है कोलेस्ट्रॉल का, तो तभी समझिए कि अर्थोसेक्लोसिस हो जाती है। तभी ज़्यादा हमें चिकनाई नहीं खानी चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो बेसिकली उसमें ऑयल होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़्यादा मतलब खाना नहीं खाइए, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में तेल नहीं हो उस खाने में, उसको बिल्कुल अपने से दूर रखिए, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके अंदर ज़्यादा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं एंजीना पेक्टोरिस। बेसिकली इसको हम बोलते हैं एंजीना, और ये किसी भी कंडीशन से हो सकता है, ठीक है। ये किसी भी कंडीशन से हो सकता है जो कि अफेक्ट करता है ब्लड फ्लो को, जो कि हार्ट मसल्स में चल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, ड्यू टू दिस एनफ ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट सप्लाइड टू हार्ट मसल्स एंड सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर्स। इसकी वजह से ऑक्सीजन मतलब पूरी तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती हार्ट मसल्स में, ठीक है। और लास्टली इसमें इसका एक सिम्टम ये होता है कि इसमें छाती में दर्द होता है, एंजीना पेक्टोरिस में, ठीक है। तभी कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है, छाती में दर्द होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, हार्ट फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब हमारा जो हार्ट होता है वो सफिशिएंटली ब्लड को पंप नहीं कर पाता, ठीक है, और वो हमारी बॉडी की नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पाता। और साथ ही इसकी वजह से ये एक और वजह से होता है जब कभी भी कंजक्शन आती है आपके लंग्स में, ठीक है। ओके, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट में अंतर समझ लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना आपको। हार्ट फेलियर बेसिकली होता है जब आपके हार्ट में दिक्कत आ जाती है, जब वो सफिशिएंट ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता या नीड्स कंप्लीट नहीं कर पाता आपकी बॉडी की, ठीक है। और ये आपका कार्डियक अरेस्ट है, ये जब आपके हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है, जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तब होता है ये, ठीक है। सो फ्रेंड्स, by this we have completed the last part of this chapter, and also we have completed this chapter. If you have any doubt regarding this whole chapter, write it down on comment section. I will answer as soon as possible, ठीक है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, बी हैप्पी, we will meet in next video. Keep sharing, keep loving. Thank you guys.